नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणां नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणां तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मावली ग्रंथ छह ढाला जी। इसके अंतर्गत छह ढालों में से हमारी चल रही पांचवी ढाल में लोक भावना। लोक भावना पढ़ते हैं एक बार। कि नहु न करे न धरे को शट द्रव्यमयी न हरे को सो लोक माहि बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता। तो यहाँ पे हमने देखा कि लोक का कोई कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। यह लोक छठ द्रव्यमयी है। इसके माध्यम से दूसरी ढाल का सेकेंड हाफ और तीसरी ढाल में छह द्रव्यों का जो वर्णन है वो हमने किया। अब हम पढ़ रहे हैं लोक माही बिन समता। तो लोक में दुख सहे जीव नित भ्रमता है। दुख सहे जीव नित भ्रमता है। तो पहली ढाल का वर्णन वापस हम कर सकते हैं, वो तो हमने कर ही लिया है संसार भावना में। लेकिन अब ये अपन पढ़ रहे हैं लोक की रचना। इसमें पीली ढाल से अब जो हमने वर्णन छोड़ दिया था पहले कि लोक भावना विस्तार से पढ़ेंगे, उसको उसका रिवीजन हम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज हो जाना चाहिए। उसमें हम पढ़ रहे थे ये, तो आज रेडीमेड चित्र लेके आए भाई। जो कल बनाया था उसी का ये रेडीमेड चित्र है, उसको अपन समझ लेते हैं एक बार। अब ये थोड़ा बड़ा है, अब जितना दिखे आपके मोबाइल पे ये है काफी बड़ा। देखो वापस रिवीजन भी हो जाएगा। तो बीच में जो दिख रहा है लवण लवण समुद्र के बीच में ये बनाया जम्बू द्वीप बनाया है। 7 पर्वत है इसके अंदर। देखो अपन पर्वत देखें नीचे से। नीचे से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। ये देखो यहाँ से पर्वत हैं। ये हिमवन है ना, वहाँ हिमवन निषद। इसी प्रकार नील रुक्मी शिखरी, इस प्रकार से ये नील रुक्मी और ये शिखरी 7 पर्वत हो गए। 6 पर्वत हो गए, 6 कुलाचल। 6 कुलाचल के अंदर 7 क्षेत्र हैं। तो 7 क्षेत्रों के नाम इसमें ये वाला भरत क्षेत्र के लिखा हुआ है। ये रहा भरत क्षेत्र। इसके बाद ये मलयखंड और ये आर्यखंड। ठीक है। इसके बाद ये हेमवत, ये हरि, उसके बाद रम्यक, हिरण्यवत और एरावत। ऐसे ऊपर करते हैं ना रेप्लिकेट, उधर बने हुए हैं इससे। ठीक है। अब ये इसके ऊपर सरोवर बना हुआ है हिमवन के ऊपर, ये पद्म नाम का सरोवर। पद्म नाम के सरोवर से क्या निकल रही है? 3 नदियां निकल रही है। ये सिंधु नदी आ रही है इधर, ये गंगा जा रही है इधर, और इधर ऐसे करके नाभिगिरी को घूम के इस प्रकार से जा रही है रोहितास्य। ठीक है। इधर रोहितास्य, इधर रोहित है। तो वो रोहित कहाँ से निकल रही है? ये महापद्म से। तो आपको क्या याद रखने के लिए कंफ्यूजन नहीं हो तो आप ऐसा उल्टा एस इस प्रकार से नदियां निकलती है, इस प्रकार से ध्यान रखना। एस रहता ना, ऐसे यूं इस प्रकार से यूं ऐसे जा रही है। देखो कितनी नदियां ऐसे जा रही है, ऐसे यूं ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है। तो अब याद ऐसे रखना है, लेकिन इसका मतलब नहीं नदियां ऐसे जा रही है। जो जो दक्षिण की तरफ जा रही है वो ऐसे जाके घूम के फिर इधर जाती है। इधर उत्तर की तरफ जा रही है, जो दक्षिण की तरफ जा रही है इधर, वो ऐसे घूम के इधर जाती है। इस प्रकार से याद रखना है इसको। सारी नदियां ऐसे याद रखना है। ये जो ये ऐसे याद रखने के लिए है ये तो। बना लेकिन समझाना है यदि किसी को तो समझाना ऐसे पड़ेगा कि महापुंडरिक से निकली है, नाभिगिरी को घूम के पूर्व समुद्र में मिली, महापुंडरिक से निकल के उत्तर की तरफ गई, नाभिगिरी घूम के पश्चिम की तरफ गई। इस प्रकार से है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और आखिरी वाली नदी जो है जैसे उधर गई थी उसका बिल्कुल मिरर इमेज इस प्रकार से बनेगी। ये 2 नदियां ऐसी और एक नदी ऐसी। तो ये वापस ऐसी बना लेना, एक नदी ऐसी और उसके बाद एक दस एक नदी ऐसी। तो ये इस प्रकार से क्या बनाया हमने? 6 पर्वत, 14 नदियां, 6 सरोवर। और इसके अंदर मेरू बनाना सबसे पहले, तो बीच में ये मेरू पर्वत। ठीक है। अब 6 खंड बना लेना। विचार पर्वत बनाना है यहाँ पे। विचार पर्वत बन गया। देखो यहाँ पे ये इधर वाला विचार पर्वत, इधर वाला ये विचार पर्वत। ठीक है। ये बन गया, अपने बनाया था। उसके बाद तो इसमें अलग से नहीं बताई विभंगा नदियां और वृक्षार पर्वत, वो अपने को बनाना है तो अपन इसमें बना सकते हैं अलग से। तो ये वृक्षार पर्वत, ये दूसरा वृक्षार पर्वत, ये वृक्षार पर्वत, और नहीं ज्यादा हो गया ये, ऐसे नहीं होगा। तो ये वृक्षार पर्वत ऐसा एक, फिर दूसरा, ये तीसरा, फिर ये वृक्षार पर्वत। तो इसके अंदर नदियां बनाना है तो नदियां यहाँ पे 4 वृक्षार पर्वत तो 3 नदियां। एक नदी ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। इस प्रकार से ये है। बाद में वो जो इस तरफ ये पर्वत नहीं है। ठीक है। ये ऐसा बन गया ये। ठीक है। इसमें कुछ प्रश्न होता आप पूछते चले आना भैया। और इसमें गजदंत बना हुआ, देखो कल भैया का प्रश्न था इसमें कैसा बनाया है। हाँ इसमें जैसा बने बनाया था वैसे तो है बना हुआ। ठीक है। सही है ये। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक मतलब हाँ मैंने जो देखा था उसमें पीछे से चौड़ा और आगे सकड़ा है।
ये इसमें उल्टा बना हुआ है, मतलब जो फोटो दिख रहा है आपको इसमें? हाँ, ये वाला फोटो जहाँ भी है ना उसमें ऐसा ही मिलेगा। लेकिन मैंने जिसमें देखा ना उसमें पीछे मेरू की तरफ चौड़ा है और आगे सकड़ा हो गया, जैसे हाथी के दांत अंदर से अच्छा। निकलते ना, वो हाँ की तरह से चौड़े बाहर ठीक। सकड़े वैसा। ठीक है, और उसमें डायमेंशन भी दिया हुआ था। हाँ तो अच्छा बताया आपने। अब मेरे पास जो लिखा हुआ है, मेरे को क्या लगा कि मेरे लिखा हुआ भी है मेरे पास, वो लिखा हुआ देखूंगा मैं, फिर वो कल कंफर्म करूंगा। मैंने हाँ डायग्राम देखा, मैंने डायग्राम में ऐसा बना हुआ है, ठीक है चलो, पर आपने अच्छा बताया हाँ है। अब मैं कल जो लिखा हुआ है मेरे पास जो है डिस्क्रिप्शन गजदंत का, उसमें देख के फिर कंफर्म करते हैं इसको। ठीक है, तो अभी तो ऐसा बना हुआ है, अब देखते हैं कल क्या है इसका। ठीक है चलो, ये हो गया इस प्रकार से। ये अब सारी रचनाएं आ गई इसके अंदर। अब वो जम्बू वृक्ष बच गया था अपना, जम्बू वृक्ष शालमली वृक्ष, तो उसको बना लेना भाई, जम्बू वृक्ष को यहाँ, जहाँ शालमली वृक्ष को यहाँ, इस प्रकार से। और बस ये हो गई रचना इस प्रकार से, ये आपको ध्यान देगा। ठीक है, आगे चलें। अब लवण समुद्र, अब क्या है इसके बाहर की रचना बनानी, तो लवण समुद्र आ गया। ये क्या है, लवण समुद्र की रिंग इतनी से दिख रही है आपको, इतना नहीं है वो, फिगर स्केल पे नहीं है, ध्यान रखना ये ना। फिगर स्केल पे बना देंगे तो कुछ भी नहीं बन पाएगा, फिर जितना दिख रहा है इतना भी नहीं दिखेगा स्क्रीन पे अपनी। ठीक है, इसलिए हमने छोटा सा बिल्कुल लवण समुद्र बना दिया। लेकिन वो वास्तव में 2 लाख योजन, मतलब जो अंदर का उससे डबल है बाहर वाला, लेकिन वो डबल क्या, वो तो 5% 10% भी दिख रहा है। तो लवण समुद्र बनाने के बाद अब क्या करना है, ये कालोदधी समुद्र, इसके अंदर एक कालोदधी समुद्र ना, उसके बीच में आ जाएगा धातकी खंड। तो यहाँ पे क्या है, ईश्वाकार, इधर बना देना। और जैसे जैसे पर्वत अंदर आ रहे हैं वैसे वैसे बाहर आ रहे हैं, जैसे चक्के होते हैं ना, वैसे ये हिमवन इधर आ रहा है, ये हिमवन आ रहा है, ऐसे ही हिमवन आ रहा है तो हिमवन इधर से बाहर निकाल देना है इसको इधर। ये आ रहा था वहां हिमवन इधर से, तो वहां हिमवन इधर इधर बाहर निकल जाएगा ऐसे। इस प्रकार से पूरी रचना है, इधर से निषद निकला ना, इधर से निषद। ठीक है, इधर से ये नील, तो ये नील इधर जाएगा, ऐसा ऐसा बन जाएगा पूरे में, ऊपर से बन जाएगा। बस यहाँ पे ईश्वरकार एक्स्ट्रा है जो कि जम्बू द्वीप में नहीं था अपने पास में। बाकी पूरी रचना जैसे इधर है वैसे इधर है। अब जैसे ये करा है ना, अब नदियों में भी ऐसे ही करना है। नदियां जैसे ये जा रही जिस ना, एक मिनट, जिस रेशो से ये बढ़ा है उसी रेशो से फिर उसकी चौड़ाई भी बढ़ती जाएगी। सबकी चौड़ाई बढ़ती उसी चलेगी रेशो उसी से रेशो में। हाँ, सबकी चौड़ाई डबल डबल हो उसी जाएगी सब। रेशो में, जैसे ये डबल एक है, डबल, ये दो है, ये चार है, तो फिर वो डबल डबल होता जाएगा ना। 1 2 4 क्या है मतलब हाँ, मतलब अच्छा जैसे ये, अंदर हाँ का हाँ एक हाँ। हाँ हाँ, सब डबल डबल है उसका, पीछे अंदर के अंदर के कंपैरिजन में बाहर की रचना सब डबल डबल है। मतलब हाँ वही। डबल मतलब नंबर में डबल तो ही है, बाकी एरिया में भी डबल है। ठीक है, हाँ अब ये इस प्रकार से ऐसा हो जाएगा। और एक मेरू यहाँ पे बना देना भाई। अब ये नदी का देख रहे थे अपन, हाँ तो नदी इधर से आएगी ना। अभी नदी भी जैसे एस होता है ना, एस बनाना है आपको, तो यहाँ भी देखो एस बना हुआ, उल्टा एस ना, सीधा एस नहीं, उल्टा एस बना हुआ, देखो आपको यहाँ पे देखना है। नदी आ रही है ऐसी, नदी ऐसी एस बना हुआ दिख रही है ना, सारी नदियां ऐसी है, एस एस, इधर इधर वाली भी ऐसी है, ऐसा नहीं कि उधर सीधा एस, इधर भी उल्टा एस बना हुआ है। तो ध्यान रखने के लिए है ये, बाकी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इधर से नदी निकलती है वो इधर जा रही है, इधर से नदी इधर जा रही है, ऐसे मतलब जाओ डायरेक्शन में रही है, ऐसा नहीं कि वो ऊपर से निकल के कालो नदी से निकल के लवण समुद्र में जा रही नदियां, ऐसा नहीं है। तिंगिंज सरोवर से निकल के यदि उत्तर को जाती है तो कालो नदी में, और तिंगिंज सरोवर से निकल के दक्षिण में आती है तो लवण समुद्र में। इस प्रकार से समझना, तो इस प्रकार से ठीक है, ये इस प्रकार से पूरी रचना है। कल आप पूछ रहे थे वो कि वो कैसे बनेगा विचार, आ रही तो दो दो इसमें भरत क्षेत्र है। ठीक है, एक भरत क्षेत्र ये है, और इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, अलग आपस अलग अलग है दोनों भरत क्षेत्र, इस प्रकार से। ठीक है, बीच में विचार पर्वत है यहाँ पे। और ये जो सरोवर से इससे नदी निकली, इस नदी ने 3 क्षेत्र में बांट दिया इसको, एक मलच्छ, एक मलच्छ, ये एक तो मलच्छ। एरावत, ये तो एरावत क्षेत्र हुआ। हाँ हाँ, ये तो एरावत हुआ, सही बात है, ये एरावत है, ये एरावत, और यहाँ पे लिखा हुआ भी एरावत क्षेत्र। ठीक है, जैसे भरत क्षेत्र में भी तो लगाना इसको, भरत क्षेत्र में ये विचार अपन ने जैसे नीचे बनाया था ना भरत, तो इसमें दो, इसमें भरत क्षेत्र में भी इस प्रकार से बनेगा ये। ठीक है, ये बन गया इस प्रकार से रचना। अब आगे चले यहाँ से। अब यहाँ हो गया ये कालोदधी समुद्र। इसके बाद अब क्या आएगा, पुष्करवर द्वीप। तो पुष्करवर द्वीप अब से भी, अब ये 1 ये 2 ये 4 ये 8, तो 16 लाख योजन, 16 लाख योजन में से आधा करेंगे तो 8 लाख योजन, 8 लाख मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये 8 लाख योजन है पूरा। ठीक है, ये 8 लाख योजन में रचना बनानी है अपने को। अब ये इससे अंदर वाली रचना से जैसे ही बनेगी बिल्कुल ये। ठीक है, अब अंदर वाली रचना जैसी थी, जैसे यहाँ पे ये पर्वत आया था तो ये पर्वत यहाँ से चला जाएगा, ये आरे में चक्का लगाया था, आज चक्का यहाँ तक चला, और जैसी रचना अंदर बनी थी यहाँ पे अपन ने, ऐसी कैसी रचना यहाँ पे बन जाएगी, बिल्कुल ऐसी वैसी है। बस ये है कि इसका एरिया ज्यादा रहेगा। और अब मेरू देख लें अपन, तो एक मेरू तो ये बीच वाला था, एक, फिर ये 2 ये 3, इधर 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 जाएंगे तो ये 4, इधर ये रहा चौथा, इधर जाएंगे तो ये 5 मेरू, ये 5 मेरू हो गए। ठीक है, इस प्रकार से ये रचना है। अब विदे तो ये हो गया। अब पढ़ते अपन पंच भरत पंच रावत 10 क्षेत्र विशेष त्रिंश चतुर्विंश नाविंश अधिक सप्तशतीर्थंकर। तो वो क्या है ये पंच भरत पंच रावत 10 क्षेत्र विशेष त्रिंश अधिक। इसमें पहला हाँ पहला मेरू तो सेंटर में हो गया अपना। हाँ, तो दूसरा मेरू पूरब की तरफ रहेगा या पश्चिम की तरफ रहेगा? पूरब दूसरा पूरब पूरब में रहेगा पूरब, और फिर पश्चिम। फिर पश्चिम। तीसरा, फिर चौथा, हाँ चौथा फिर पूरब में, फिर हाँ पांचवा पश्चिम में। हाँ हाँ, लिखा भी होगा ना इसमें। विजय देखो, विजय लिखा है, मेरू विजय,
अपन ने क्या इसको ढक दिया, विंध्यमाली इधर है और मंदार इधर है, ठीक है, इस प्रकार से। चलो अब ये हो गए पंचमेरु। अब इसमें हाँ अपन क्या बोला था, पंच भरत पंच एरावत। तो 5 भरत 5 एरावत क्षेत्र कहाँ है इसमें, तो एक भरत एक क्षेत्र तो ये रहा यहाँ पे। इसमें देखो अपन देखें यहाँ पे सब कलर सब खत्म हो गए, कौन सा कलर लें, व्हाइट ही ले लें क्या, ये येलो से करते हैं। एक भरत ये रहा, क्या हो गया, एक भरत ये रहा, तो ठीक है, दूसरा भरत ये रहा, तीसरा भरत ये रहा, चौथा भरत ये रहा, पांचवा भरत ये रहा। तो ऊपर तो एक ही भरत है जम्बू द्वीप में, फिर नीचे धात की खंड में 2 भरत क्षेत्र हैं, और उसके बाद पुष्करवर द्वीप में वापस से 2 भरत क्षेत्र है। तो 5 भरत क्षेत्र हो गए इधर दक्षिण की तरफ। जैसे उत्तर की तरफ देखेंगे तो 5 एरावत क्षेत्र हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये पंच, ये एक एरावत क्षेत्र ये है, एक यहाँ लगाया एरावत ये, एक एरावत ये, और उसके बाद ऊपर वाला एक, ये ऊपर वाला एक, इस प्रकार से 5 एरावत क्षेत्र हो गए। तो 5 भरत हो गए, 5 एरावत हो गए। इसमें क्या बोलते हैं, पंच भरत पंच एरावत 10 क्षेत्र विशेषु, 10 क्षेत्र के देश क्षेत्र विशेष कितने 24 तीर्थंकर है, कितने 3 काल के, तो ये इसका जोड़ आएगा 720। हाँ, इस प्रकार 720 तीर्थंकर। अब ये समझ में नहीं आया, फिर नीचे इक्वेशन तो पूछ लेना, 10 × 24 × 3 कैसे करा है। एक कलिकाल में 24 तीर्थंकर होते हैं, ठीक है, एक अवसर्पणी, कलिकाल में नहीं बोलना चाहिए, एक अवसर्पणी काल में, उत्सर्पणी काल में क्या होते हैं 24 तीर्थंकर, ठीक है। 10 क्षेत्र हैं, 5 भरत 5 एरावत, तो 240 होना चाहिए। लेकिन त्रिकालवर्ती देखें तो भूत भविष्य वर्तमान के, तो टोटल मल्टीप्लाई करके 720 तीर्थंकर इस प्रकार से ही हो जाते हैं, ठीक है। और भी हैं भाई, और विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर विराजमान है, तो कहाँ कहाँ विराजमान है, अब देखो यहाँ पे मैं निशान लगाते आता हूँ, आप देखते चले जाना कहाँ पे कौन विराजमान है, ठीक है। यहाँ सिमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, संजात, स्वयंप्रभ, रजवानन, अनंत वीर्य, सूर्यप्रभ, विशाल कीर्ति, वज्रधर, चंदानन, भद्रभाव, भुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजीत वीर्य। इस प्रकार से ये 20 तीर्थंकर शाश्वत रूप से विदेश क्षेत्र में विराजमान रहते हैं, ठीक है। अब कोई प्रश्न हो आपका तो इसमें पूछ लो। ये अपना मध्यलोक का वर्णन 2.5 द्वीप का पूरा हो गया है। हाँ, हमने कल देखे तो भाई 458 400 मध्यलोक में कितने जिनालय होते हैं वो हमने देख लिया था कल। कोई प्रश्न हो आपका तो इसमें आप पूछ लो, वरना हम यहाँ से आगे चलते हैं अब, ठीक है। आया समझ? ये जो अपन ने देखा था ना उत्तम भोग भूमि, हाँ, वो देवगुरु और उत्तर पूर्व में रहती है, तो बाकी में फिर मध्य में रहेगी। बाकी कहाँ, मतलब बाकी कहाँ पे, बाकी विदेश क्षेत्र में। बाकी तो विदेश है तो कर्म भूमि है। अच्छा, बाकी सारी कर्म भूमि है। कर्म भूमि ना, मोक्ष जो होता है कर्म भूमि से होता है, भोग भूमि से मोक्ष नहीं होता नहीं, है। जैसे अपन ने एक जगह देखा ना, उत्कृष्ट जगन्य भोग भूमि, उत्कृष्ट मध्यम भोग भूमि, हाँ फिर उत्कृष्ट भोग भूमि अपना देवकुरु और उत्तर कुरु था। हाँ, यहाँ पे ये तीर्थंकर विराजमान है, यहाँ पे उत्तम भोग भूमि है कि कर्म भूमि है? ये कर्म भूमि है। तीर्थंकर जहाँ विराजमान है 5 भरत 5 चरावत और 20 विदेश क्षेत्र कर्म भूमि है। तो कितनी कर्म भूमि हो गई फिर, टोटल 15 कर्म भूमि हो गई। 5 भरत 5 चरावत और 5 विदेश क्षेत्र। 5 कैसे विदेश क्षेत्र, एक जम्बू द्वीप का, 2 इधर के, टोटल 15 कर्म भूमि। इस प्रकार से तीर्थंकर विराजते हैं 15 कर्म भूमिया। हाँ बोलो। ये जो अपना वो था उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल, ये 15 ही कर्म भूमियों में चलता है कि सिर्फ आर्यखंड के यहाँ पे चलता है? ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल जो है ये आर्यखंड में चलता है, मतलब भरत क्षेत्र के आर्यखंड में चलता है, ठीक है। अब और एरावत में भी चलता होगा? हाँ, भरत और एरावत क्षेत्र के आर्यखंड में चलता है, ठीक है। मतलब सिर्फ कर्म भूमि के सिर्फ इसी क्षेत्र में वो उत्सर्पणी अवसर्पणी काल चलता, बाकी जगह कहीं नहीं चलेगा। 6 कालों की व्यवस्था, 6 कालों की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर है। अब काल चलता है का क्या मतलब बोल रहे हैं अपन, 6 कालों की व्यवस्था करें तो 6 काल देखें कहाँ पे होते हैं, तो वो यहाँ पे होते हैं। कहाँ पे, आर्यखंड में। हाँ, आर्यखंड में, भरत और एरावत क्षेत्र के आर्यखंड में। तो मलेच्छ खंड में क्या होता है फिर, तो ये मलेच्छ खंड बनाए, इसमें क्या काल नहीं चलता क्या, क्योंकि वो भी तो भरत और एरावत क्षेत्र में आता है ना, मलेच्छ क्षेत्र। तो वहां पे क्या है, तो वहां पे ऐसा है कि जब जैसा कि भरत क्षेत्र में जब काल का परावर्तन होता है, आर्यखंड में जब काल का परावर्तन होता है, तो पहला दूसरा और तीसरा काल जब लगा, ठीक है, तो तीसरा काल लगने मतलब चौथा काल, तीसरा चौथा काल लगा, तो चौथे काल के लगने में जो अवगाहना होती है, जो ऊंचाई होती है, वैसी ही अवगाहना वैसी ऊंचाई
उस चौथे काल के स्टार्टिंग में मलेच्छ की होती है, मलेच्छ में पाए जाने वाले जीवों की होती है। फिर जैसे जैसे यहाँ पे चौथे काल में जैसे जैसे अवगाहन और आयु कम होती आती है, वैसी वैसी आयु और अवगाहन मलेच्छ क्षेत्र की भी कम होती चली जाती है। लेकिन फिर यहाँ तो चौथे का पांचवा लग जाता है, लेकिन मलेच्छ में चौथे का पांचवा नहीं लगता है। फिर वहाँ पे जो चौथे के अंत में जैसी यहाँ पे आयु रहती है, वैसी आयु वहाँ पे फिर कांस्टेंट बनी रहती है अगले उत्सर्पणी तक, है ना। जितना समझ में आया ठीक है, बाकी अपना विषय नहीं था ये। और कोई प्रश्न हो तो आप ले लो, इसमें पूछ लो। बाकी बाकी 10 कर्म भूमियों में नहीं, उसमें काल का परावर्तन नहीं है बाकी 10 में। वहां नहीं है ना, विदेश हाँ, क्षेत्र में काल का परावर्तन नहीं है, बाकी कर्म भूमि है वो। कर्म भूमि है, लेकिन काल का परावर्तन तो भरत और ऐरावत क्षेत्र के आरखंड में ही है। वहां पे तो हमेशा 20 तीर्थंकर शाश्वत रूप से विराजमान है। तो काल का परावर्तन हो तो पंचम काल छठे काल में फिर तीर्थंकर कैसे हो वहां पे। मतलब चलो, वहाँ भूत भविष्य वर्तमान के अलग अलग नहीं होंगे, सिर्फ यही 20 तीर्थंकर रहेंगे, अरे ऐसा है? हाँ, अच्छा पूछ लिया आपने। देखो विषय तो बहुत है इसमें। तो ये ऐसा अपन बोलते हैं शाश्वत तीर्थंकर, इसका मतलब ये मत समझना कि वो 20 तीर्थंकर हमेशा शाश्वत रूप से विराजमान है, कि जैसे वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान है, वैसे अपन ने 20 जीवों को काम दे दिया कि भैया आपको कोई मोक्ष नहीं होगा, आप हमेशा तीर्थंकर बन के विराजमान रहो। तो ऐसा नहीं होता है। ये तीर्थंकर जब जैसे सिमंदर स्वामी भगवान है, इनका जब भी आयु पूर्ण हो जाएगी तब इनको मोक्ष हो जाएगा, और फिर उसी समय कोई दूसरे सिमंदर नाम के जीव उसी समय तीर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थंकर के रूप में विराजमान होंगे। इसलिए कहते हैं कि वो शाश्वत तीर्थंकर हमेशा विराजमान रहते हैं। तो एक का मोक्ष हुआ, दूसरे तीर्थंकर उसी वक्त तैयार है। इस प्रकार से वो चेयर जो है खाली नहीं देती, कुर्सी खाली रहती है, इसको बोलते हैं कुर्सी खाली नहीं है तीर्थंकर की। और ये तो मिनिमम 20 बोले हैं, वैसे तो अपन एक हर एक नगरी में एक एक तीर्थंकर भी हो सकते हैं। टोटल तीर्थंकर कितने तो अपन गिनेंगे तो उसकी संख्या आ जाएगी कितनी, 32 पंजे 5 10 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं एक एक नगरी में, एक विदेश क्षेत्र की 5 भरत और 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र में एक साथ। ऐसा कहा जाता है कि अजीतनाथ भगवान के काल में 170 तीर्थंकर ढाई द्वीप में विराजमान थे। सुना है, पढ़ा नहीं है ऐसा। चलो, और कोई प्रश्न है? समझ में आया आपको, है ना? और कोई प्रश्न हो? ठीक है, तो अपने अपन ने कृत्रिम जिनचित्तालय देखे मध्यलोक के 5 भरत 5 ऐरावत और 20 विदेश क्षेत्र। और अपन देव बोलते ना पूजा में, जम्बू द्वीप आर्यखंडे, जम्बू द्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंडे, तो समझ में आ गया। जम्बू द्वीप, उसके अंदर भरत क्षेत्र, उसके अंदर आर्यखंड, उसके अंदर हमारी नगरी अयोध्या में बैठे हैं जी, तो अयोध्या नगरी। इस प्रकार से जो भी नगरी में बैठे हैं हम। चलो, ये हो गया है प्रसंग। अब इसके बाद क्या लेना है अपने को देखते हैं अपन। ये तो हो गया। अब कोई प्रश्न आपका तो इसमें पूछ लो आप, वरना अब अपना बचा है क्या, मध्यलोक की रचना। अष्टम द्वीप करा था अपन ने, 11वां द्वीप करा और 13वां द्वीप करा। हाँ, तो 8वां 11, 8वें हाँ द्वीप और 11 13 में ही वो जिनालय है, बाकी जगह जिनालय भी नहीं है। बाकी जगह अकृत्रिम जिनालय नहीं है बाकी जगह, यहाँ पे अकृत्रिम जिनालय और है। हाँ अच्छा, हाँ। चलो, अब ये हो गया था। अब ये प्रश्न था भैया, अब कर लिया भाई, भैया ने तो कर ही लिया है, आप लोगों ने नहीं किया है तो अपन कर लेते हैं। कि वो पूछा था ना कि वो इनकी हाइट कितनी है, एक एक की विड्थ कितनी है भरत क्षेत्र का, यदि x है तो फिर हिमवन पर्वत का 2x है। और फिर उसके बाद जितने मतलब क्षेत्र और पर्वत आते जा रहे हैं, उन सबकी जो चौड़ाई है वो डबल डबल होती आ रही है विदेश क्षेत्र, फिर विदेश क्षेत्र से आधी आधी होती जा रही है। तो पूरे की कितनी होगी ये निकालना था अपने को। तो x की वैल्यू क्या निकालना था, ये क्वेश्चन था भैया। हाँ, ये करा होगा आप लोगों ने घर पे, ऐसी मेरे को उम्मीद है। भरत क्षेत्र की यदि x है, उसके बाद 2x है, उसके बाद 4x है, उसके बाद 8x है, उसके बाद 16x है, उसके बाद 32x है। ठीक है, 32 का तो आपस 16 ऐसा होता चले जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो चीज है इसको डबल कर लो यहाँ पे, इतना। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है अपने को। निकाली किसी ने, कैसे निकाली अब बताओ, कैसे कैसे निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में। इक्वेशन तो बनी नहीं है अभी, कैसे करना है? 190 आएगा। हाँ, कैसे आया 190 बताओ? सबको जोड़ दिया, डबल कर दिया, और जो विदेश क्षेत्र था उसको एक ही बार जोड़ा बस। हाँ, फिर क्या करा? ये तो अपन ने कर लिया। इसके बाद 1 लाख, टोटल 1 लाख योजन था। हाँ, टोटल 1 लाख योजन है। देखो ऐसा ही है, 1 लाख योजन से को इक्वेट करना है। क्यों? क्योंकि ये जोड़ा है, यही तो जम्बू द्वीप का डायमीटर है। हमने जोड़ा ही ना भैया, ये एक से, देखो ऊपर से देखें, हम वापस से नहीं समझ में आ रहा किसी को तो। ये देखो, ये एक से यहाँ से यहाँ तक, चलो 32 तक के लिए 32 भी डबल होएगा, 64 रहता ना सर विदेश क्षेत्र तो। ऐसा है क्या? एक्स, 2x, 4x, 8x, 16x, नहीं नहीं एक्स विजय जोड़ लिया, रुको। एक्स, 2x, 4x, 8x,
16x 32x, हाँ सही बोला, 64x से डबल आएगा इसका भी, 64x आ जाएगा यहाँ पे। इसको हटाओ, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, प्लस 64। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे आप, फिर x की वैल्यू निकालना, जो भी x की वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई करते आना, तो जो भरत क्षेत्र का एरिया आ जाएगा, उसके बाद उन पहाड़ों का एथा क्षेत्र का जो भी विड्थ है मतलब वो आती चली जाएगी। ठीक है, अब ये हो गया इसका वर्णन। अब वो एक प्रश्न हुआ था, स्वयंभू रमण समुद्र का कितना होगा विष्कम्भ, मतलब विष्कम्भ कितना जो चौड़ाई है स्वयंभू रमण। अब ऐसे करते आओगे ना द्वीप समुद्र, तो अंतिम जो समुद्र आएगा उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। तो प्रश्न ये था कि उसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो वो देखो अपन क्या करा था, अपन ने वो फार्मूला लगाया था कि जैसे जैसे सीरीज बनती है ना कि एक एक रहता है, फिर अगला वाला जैसे फिर डबल है उससे, फिर अगला वाला डबल है, फिर अगला वाला डबल है, इसको जोड़ते चले जाएं। तो इसकी जोड़ का एक फार्मूला है a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये जीपी के सम का फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 रखे हैं अपन, और आर कॉमन रेशियो भी 2 है। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखना है, तो n की वैल्यू मान लो असंख्यात को मैं डेल्टा से डिनोट करता हूँ। ठीक है, संख्यात द्वीप समुद्र है ना, तो ये डेल्टा माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, ये s है। s की वैल्यू अपने को पता है, s क्या है, इन सबकी जोड़, इन सबकी जोड़ एक राजू है। समझ में आ रही है क्या, इसको 1,00,000 योजन कर लें यदि अपन, तो इन सबकी जोड़ जो है मतलब लाख योजन कर लेना आगे, इनटू लाख योजन, लाख योजन। ठीक है, और शुरू करना 2 टू द पावर, इससे भी मत करना शुरू, टू इसको करना है शुरू 2 टू द पावर माइनस वन से। ठीक है, इसको अब ऐसे ऐसे करोगे लाख योजन, तो इसको लाख योजन से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अच्छा कॉमन रेशियो, ये फर्स्ट टर्म तो 1 आएगी। ठीक है, ये हो गया। अब ये वन इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन ऑफ 2 टू द पावर डेल्टा, 2 टू द पावर डेल्टा इज इक्वल टू s। ठीक है, यदि अब अपने को निकालना क्या है वास्तव में, 2 टू द पावर डेल्टा इज इक्वल टू s आ गया, s इज 1 राजू। ठीक है, ये भी मैथमेटिक्स को समझ में आ रहा है। ठीक है, 2 टू द पावर डेल्टा इज इक्वल टू 1 राजू अपने को निकालना क्या था, अपने को ये 2 टू द पावर, अपने को 2 टू द पावर डेल्टा माइनस वन, पहले वाला वो निकालना था कि उसका विड्थ कितना है। तो 2 टू द पावर डेल्टा वन करो, माइनस वन करोगे तो आधे से डिवाइड करना है इसको आधे से डिवाइड कर देना, तो आधा राजू उसकी इस प्रकार से वैल्यू आती है। ठीक है, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो अपन, मैं तो आपको ये बता रहा था बस कि मैथमेटिकली आप निकाल सकते हो कि स्वयंभू रमण समुद्र का विड्थ जो है वो आधा राजू होता है। सब मैथमेटिकली बिल्कुल सीधी सी इक्वेशन है उसकी। चलो ये तो नहीं आया समझ में, तो भी ठीक है, अपन आगे चलते हैं यहाँ से। अब अपने का कोई प्रश्न नहीं हो आपका तो अपन आगे चलते हैं। अब अपने पढ़ लिया क्या, हमने ऊर्ध्वलोक की रचना देख ली, अधोलोक की रचना देख ली। अब मध्यलोक की रचना में भी हमने जो चित्रा पृथ्वी के ऊपर, चित्रा पृथ्वी मतलब जो ऊपर वाली पृथ्वी थी, खर भाग जो था उसके ऊपर ऊपर की रचना देख ली है। अब जो खर और पंख भाग है उसके अंदर की क्या रचना है, और मध्यलोक में जो मेरु है उसके आसपास भी कुछ रचना होगी क्या, तो वो भी देख लेते हैं अपन। तो ये देखो, सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि कौन सी रचना, कौन से देव कहाँ पाए जाते हैं। इसमें कौन सी शीट दिखाएं सबसे पहले, हाँ देखो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक कि कौन कहाँ पे कौन पाया जाता है। ठीक है, तो अधोलोक में हमने देखा, अब क्या कौन से देव कहाँ पाए जाते हैं, वो पढ़ रहे हैं। अब क्या ये मध्यलोक जो था ना, इसमें तो 2.5 द्वीप तक तो मनुष्य पाए जाते हैं, 2.5 द्वीप के बाहर त्रियंश पाए जाते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया। नारकी देख लिए, मनुष्य त्रियंश हो गए। देव में लेकिन हमने सिर्फ वैमानिक देव ही देखे हैं। अब भवंतरिक देव ये बच गए, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि देखो वैमानिक देव तो स्वधर्म इंद्र के प्रथम पटल के, ये दिख रही होगी शीट आपको, नहीं दिखे तो बताना। जो वैमानिक देव तो स्वधर्म के प्रथम पटल से सर्वार्थ सिद्धि तक पाए जाते हैं। अब ज्योतिष देव भी होते हैं, पढ़ा था ज्योतिष देव क्या होते हैं वहां पे, ज्योतिष देव कहाँ पाए जाते हैं, तो हमने जो मध्य लोक में जम्बू द्वीप के बीचों बीच मेरू बनाया। ठीक है, जम्बू, अब सिर्फ जम्बू द्वीप की बात कर रहे हैं अभी, तो जम्बू द्वीप में मध्य लोक में सुमेरु पर्वत जो बनाया है, सुमेरु पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं ज्योतिष देव उनके उनके विमानों में। तो ये ज्योतिष देव हैं, इसमें से कुछ ज्योतिष देव नहीं भी लगाते हैं परिक्रमा, कुछ लगाते हैं। और ये तो ठीक है, जितने मेरू 5 मेरू है, तो 5 मेरू संबंधी 5 की अलग अलग परिक्रमा लगाने वाले हैं ज्योतिषी देव। और ये ढई द्वीप की बात है, ढई द्वीप के बाहर भी ज्योतिषी देव पाए जाते हैं। मतलब देखो समझ में आ रही है ना बात, कि जमीन से ऊपर रहेंगे ये। चित्रा जो अपन ने अभी रचना पढ़ी है अपन ने ढई द्वीप की, उसे ऊपर ऊपर की पढ़ी है अपन ने अभी। सिर्फ सरफेस पे क्या होगा, सरफेस के नीचे क्या है, सरफेस के ऊपर क्या है, वो पढ़ रहे हैं अपन। तो सरफेस तक की रचना ठीक है, और उसके ऊपर जो अपन ने मेरू लगाया था, कहाँ तक जाएगा मेरू, इससे ये मध्यलोक का नाप होता है, तो मेरू तो बहुत ऊपर तक जाएगा। लेकिन ये जो ज्योतिषी देव हैं, ये जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ के, कितना ऊपर उठ के 790 योजन से शुरू करना है,
और 900 योजन पे खत्म कर देना है। तो 790 मतलब वो जो पृथ्वी है उससे 790 योजन ऊपर जाना, वहां से शुरू करना, है ना। देव देव ज्योतिषी देवों के विमान कहाँ से शुरू होते हैं, 790 योजन से, कहाँ पे खत्म हो जाते हैं, ऊपर ऊपर चलते आना है, सब विमान पाए जाएंगे, 900 योजन तक जाना है ऊपर। इसमें क्या करना है, मेरू के चारों तरफ इस नीचे से इतनी डिस्टेंस पर ये परिक्रमा लगाते हैं मेरू की। ठीक है, सारे सारे देव लगाते हैं, ऐसा भी नहीं है, कुछ स्थिर भी है उसमें, कुछ अस्थिर भी, जैसा मैंने बताया। अभी तो जम्बू द्वीप के 5 मेरू है, पांचों मेरू में ऐसे ही परिक्रमा है। अब ये बात है ढई द्वीप के, ढई द्वीप के, हाँ मतलब 110 योजन की चौड़ाई में वो लोग घूमते हैं हाँ, बस। 110 योजन की ऐसी ऊंचाई रहेगी, 110 योजन की रिंग बन जाएगी, ऊंची 110 योजन चौड़ी, उसमें ऐसा मेरू के चारों तरफ वो परिक्रमा लगाते हैं। ढाई द्वीप के बाहर, तो ढाई द्वीप के बाहर तो मेरू ही नहीं है, तो परिक्रमा लगाते ही नहीं, किसके लगाएंगे फिर सही बात है, ढाई द्वीप के बाहर परिक्रमा नहीं लगाते हैं, ये सब स्थिर रहते हैं जहाँ। सिर्फ 110, हाँ सिर्फ सिर्फ 110 योजन में ही ज्योतिष देव। हाँ 110 योजन में, 110 योजन की बेल्ट में आ तो जाएंगे। उसमें ऐसा भी कुछ रहता है इनके कितने विमान रहते हैं, ऐसा भी कुछ रहता है? हाँ, इनके कितने विमान रहते हैं ज्योतिषी देवों के, बताओ कितने रहते हैं। तो इसमें देखो, मैं शीट दिखो मेरे पास, तो वैसे तो इनके विमान जो हैं बताएंगे अभी कितने रहते हैं, लेकिन आपने जो जम्बूद्वीप का पूछा उसको देखते हैं अपन। तो ये विमान है इनके भाई, इनके नाम में चंद्र सूर्य बुध शुक्र, ये तो अपन कर नहीं रहे हैं। 5 प्रकार के होते हैं ज्योतिषी देव, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे, ये 5 जातियां हैं उनकी, 5 टाइप है। ठीक है, तो ये चंद्र का एक, सूर्य का एक, इस प्रकार ये ग्रह यहाँ से यहाँ तक ये नक्षत्र और ये तारे हैं। इनका सब विस्तार दे रखा है। पृथ्वी से कितने ऊपर रहते हैं, तो चंद्रमा 880 योजन है, सूर्य 800 योजन है, इस प्रकार ये पूरा दिया हुआ है। सबसे पहले तारे आते हैं, तारे के बाद सूर्य है, सूर्य के बाद से बाकी चीजें यहाँ से एक क्रम से आती है। ठीक है, नक्षत्र की भी संख्या दे रखी है सब, उसमें ताराओं की संख्या दे रखी है। अब जम्बू द्वीप में कितने हैं, आपने पूछा कितने देव होते हैं, तो एक चंद्र परिवार में यहाँ लिखा है कितने कोड़ा कोड़ी देव होते हैं, कितने कोड़ा कोड़ी विमान होते हैं, देव होते हैं, ज्योतिष देवों का प्रमाण है। तो क्या लिखा है, 66,975 कोड़ा कोड़ी देव एक चंद्र परिवार में तो होते हैं। चंद्रमा का परिवार है, अपन विज्ञान बोलता है सौर मंडल, जैनिज्म बोलता है चंद्र मंडल है, सौर मंडल नहीं है वो, चंद्रमा उसमें प्रमुख है और चंद्रमा का परिवार है पूरा, सूर्य का परिवार नहीं है, इस प्रकार से ये है। और कितने जम्बूद्वीप में फिर कितने हो गए तारा सब मिला के, तो ये जम्बूद्वीप में 2 सूर्य है, 2 चंद्रमा है, 56 नक्षत्र, 176 ग्रह, 88 का डबल, 88 ग्रह होते हैं एक चंद्र के साथ में। इसका मतलब ऊपर लिखा भी है 9 ग्रह जिसको बोलते हैं ना अपन, 9 ग्रह जिनालय, तो उनसे पूछना पड़ेगा कि 9 ग्रह कहाँ लिखा हुआ भैया, शास्त्र में तो 88 ग्रह लिखा हुआ है। पूछना आप भी, कोई मिले तो मेरे को भी बताना कहाँ पढ़ा उन्होंने। और तारागण कितने होते हैं, तो ये इतने तारागण की संख्या है, जम्बू द्वीप के हैं, लवण समुद्र में डबल है, धात की खंड में उससे भी 3 गुना कर लेना, गालो नदी में है, पुष्करार्ध में है, इतने इतने, तो ये सिर्फ ढाई द्वीप की संख्या है। इसके बाद अब ढाई द्वीप में भी कितने तारे स्थिर हैं, कितने अस्थिर है। तो आपने पूछा था कितने देव हैं, तो ये सब देवों की संख्या आ गई, तो इतने ही है क्या, तो भैया अभी सुनो, ये तो सिर्फ ढाई द्वीप के हुए हैं, ढाई द्वीप के बाद कितने द्वीप हैं, असंख्य द्वीप हैं। तो फिर देवों की संख्या कितनी हो जाएगी, असंख्य है। कितने ज्योतिषी देव हैं, असंख्य हैं। ठीक है, इस प्रकार से ज्योतिषी देवों की संख्या हुई है और इसका वर्णन भी हुआ। ठीक है, ये आ गया समझ में भाई। आगे चले यहाँ से, तो ज्योतिषी देव हो गए, भवनवासी देख लेते हैं। भवनवासी देव कहाँ पाए जाते हैं, मैंने पृथ्वी बनाई थी, तो पहली पृथ्वी जो बनाई थी हमने, तो उस पहली पृथ्वी में रत्न प्रभा में 3 हिस्से किए थे, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। तो सबसे पहले हमने अबहुल भाग में नारकी पाए जाते हैं वो पढ़ लिया था। अब खर और पंख भाग कहाँ से शुरू होता है, खर भाग शुरू तो चित्रावृत्ति से होता है, लेकिन अधोलोक कहाँ से शुरू होता है, तो मेरू की जड़ थी 1000 योजन, वो नीचे जाना है, फिर वहां से अधोलोक शुरू हो जाएगा, खर भाग में अधोलोक शुरू हो जाएगा। तो वो अब खर भाग का जो अधोलोक है उसमें क्या पाए जाते हैं, तो उसमें हमने ये आपको बताया ना, ये देखो यहाँ पे लिखा है क्या पाए जाते हैं, अपन ये पढ़ रहा था एक्चुअली, फिर वो प्रश्न आ गया बीच में। हाँ ये देखो, तो अपन वैमानिक देव तो पढ़ते हैं, चलो पहले तो वैमानिक देव कहाँ पाए जाते हैं, स्वधर्म से लेके सर्वार सिद्धि तक। ज्योतिषी कहाँ पाए जाते हैं, अभी बताया, चित्रा पृथ्वी में 790 ऊपर योजन से लेके 900 तक जाना है, वहाँ सारे ज्योतिषी देव आ जाएंगे, सारे ज्योतिषी देवों का पूरा वहीं पाए जाते हैं। अब भवनवासी देव कहाँ पाए जाते हैं और व्यंतर कहाँ पाए जाते हैं, तो भवनवासी और व्यंतर ये कहाँ पाए जाते हैं, सामान्य रूप से समझना है इसको बिना ये चार्ट समझे, तो ये कहाँ पाए जाएंगे। तो अभी बच गया था अपना क्या, खर भाग, वहां पाए जाते हैं। क्या बच गया था अपना, पंख भाग, वहां पाए जाएंगे। और एक चीज बच गई है, क्या बच गया है कि ढाई द्वीप के बाहर, ढाई द्वीप के तो पढ़ लिया अपन ने, ढाई द्वीप के बाहर जितने भी द्वीप हैं
वहां पर इनका भवन, भवनपुर और आवास स्थान बोलना चाहिए एक्चुअली, आवास स्थान और भवनपुर पाए जाते हैं। इस प्रकार से कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पाए जाते हैं। उसमें भी कहाँ पाए जाते हैं स्पेसिफिकली, तो मध्य लोक में देखो, अधोभोग में, अधोलोक के खर भाग में कौन कौन से देव पाए जाते हैं, दो भाग है ना, खर भाग और पंग भाग। तो अधोलोक के खर भाग में देखो अपने पढ़ रहे हैं, भवनवासी देव पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के। कौन से 9 प्रकार के, तो एक प्रकार छोड़ देना, उसमें कौन सा एक प्रकार है, असुर लोग, असुर कुमार जाति के देव छोड़ देना। शेष असुर कुमार जाति के देव पंख भाग में पाए जाते हैं। दुष्ट भीड़ा वे असुर प्रचंड, ठीक है। तो ये असुर कुमार ये पाए जाते हैं अधोलोक के पंख भाग में, और खर भाग में उसी पृथ्वी के रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में शेष 9 प्रकार के। इसी प्रकार व्यंतर भी लेना, 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं, तो 7 प्रकार के तो ऊपर ले लेना खर भाग में। और राक्षस जो है, राक्षस व्यंतर का नाम है, वही समझना कि राक्षस थोड़ा दिखने में डरावना होगा, बस अति सुंदर नाम, अति सुंदर राक्षस जो है, सारे राक्षस अति सुंदर होते हैं, तो सारे अति सुंदर राक्षस पाए जाते हैं पंख भाग में। और शेष जो 7 प्रकार के हैं वो रत्न प्रभाव इसमें इसमें पाए जाते हैं। तो ये 2 तो हो गए अधोलोक में। इसके अलावा भी मध्यलोक में भी भवनवासी और व्यंतर के स्थान है। तो कहाँ पर है, तो हमने देखा है विशेष रूप से देखे तो ढाई द्वीप के बाहर जो द्वीप समुद्र हैं वहां पे बने हुए हैं, और ढाई द्वीप के अंदर भी इनके आवास स्थान बने हुए हैं। जैसे वो कुलाचल पर्वत है, कुलाचल पर्वत में सरोवर है, सरोवर में कमल है, तो वहां पे भी इनके आवास स्थान उसमें बने हुए हैं। आते हैं वहां पे, सोधर्मेंद्र का भी वहां पे क्या बोलते हैं, फार्म हाउस ऐसा होता है ना, वो बना हुआ है वहां पे। तो वो आता है, क्रीड़ाएं करता है, वो चला जाता है, ऐसा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब मध्य लोक में भी इनके आवास स्थान बने हुए हैं। लेकिन प्रमुखता से बोले तो वैमानिक देव ऊपर पाए जाते हैं, ज्योतिषी देव मतलब वैमानिक देव स्वधर्म के ऊपर हैं, ज्योतिषी देव सुमेरु पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, जो बाहर है वो नहीं कर रहे परिक्रमा। और भवनवासी व्यंतर एक खर और पंख भाग में है, और रत्न पृथ्वी में इनके जगह जगह पे आवास स्थान बने हुए हैं। जैसे कहाँ बने हुए हैं, तो अपन देखा जैसे व्यंतर के कहाँ पे है, तो ये व्यंतर तो क्या है, इनको जहां जगह मिलती है वहां टंग जाते हैं। व्यंतर बनना बड़ा आसान है एक्चुअली, क्या, हाँ, इसलिए देवों की ज्यादा महिमा नहीं है, व्यंतरों की तो बिल्कुल महिमा नहीं है। व्यंतर तो क्या है, एक अंतर मुहूर्त में लाइन लग जाती है, असंख्यात व्यंतर अंतर मुहूर्त में पैदा हो जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं सब, तो इनको जहां जगह मिलती है वहां ये हो लेते हैं, द्वीप पर्वत समुद्र। हो सकता है आपके घर जो पीपल का पेड़ अपने घर के बाहर लगा, वहां कोई व्यंतर पाया जाए, सब उसको अपना आवास स्थान बना ले, ऐसे ही पिकनिक स्पॉट टाइप, हाँ, ऐसा आवास स्थान बना ले वो। तो ये कहीं भी पाए जाते हैं, पर्वत, द्वीप, समुद्र, देश, ग्राम आदि में। और इसके अलावा तो भवन है, भवनपुर और आवास है, इस प्रकार से ये है। तो अब इनकी, ये तो इनके सामान्य रूप से विवेचन देखा अपन ने। अब इनके कितने कितने एक एक के होते हैं, तो ये भवनवासी देवों के प्रकार जो मैंने बोला ना कि कितने प्रकार के होते हैं, तो असुर कुमार और शेष प्रकार यहाँ लिखे हैं। इसमें इंद्रों के क्या नाम हैं, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। ये वाला इंद्र का नाम थोड़ा फेमस है, बताइए आप सबको। ठीक है, आगे देखें अपन, इनकी कम से कम आयु कितनी रहती भवनवासी देवों की, तो मात्र 10,000। वैमानिकों की कम से कम कितनी थी, पल्ले से कुछ ज्यादा। और इनकी इनकी कम से कम कितनी है, 10,000। तो कहाँ 10,000, कहाँ पल्ले से कुछ ज्यादा, तो मतलब पल्ले में पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं, और 10,000 वर्ष ही बचे रहते हैं। ठीक है, अवगाहना वगैरह सब लिखिए यहाँ पे, स्थान तो अपने पढ़ ही लिए हैं। हाँ, भवनवासी देवों के भवनों की संख्या कितनी है, तो ये लिखिए भाई यहाँ पे, कितने भवन, जो नीचे के जो भवन है खर और पंख भाग में, उनकी संख्या यहाँ पे लिखिए। भवनों की संख्या है, देवों की संख्या नहीं है, तो कितनी है ये सब लिखिए यहाँ पे। उसको जोड़ो यदि, तो कितनी आएगी, बताइए आपको कितनी आएगी, 7,72,00,000 भवनवासी देवों के भवनों की संख्या है। कैसे पता है आपको, क्योंकि एक एक भवन में एक एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय है, इस प्रकार से। ठीक है, फिर बाकी तो बहुत लंबा वर्णन है, ये सब नहीं कर रहे हैं। भवन अभ्यंतर देव पढ़ लेते हैं एक बार, जितना टाइम बचा है अपने पास। ठीक है, ये व्यंतरों के नाम, व्यंतर की टाइप की, राक्षस देखा था ना अपन ने, उसके टाइप है। उसमें देखो ये बड़ा फेमस है, आपको पता ही इनके नाम। ये देखो, ये क्या है, यक्षों के इंद्र है, उसका नाम है मणिभद्र। तो मणिभद्र कौन है, कुदेव हैं क्या, कि नहीं, कुदेव कैसे बोल रहे हो आप, यक्षों के इंद्र हैं। आयु कितनी है मिनिमम, जघन्य व्यंतरों की 10,000 वर्ष। पहले अपन ने उनकी देखी थी, वही भवनवासियों की, हाँ, ये व्यंतरों की है। और बाकी निवास स्थान वगैरह तो ठीक है, चलो इतना ही करते हैं। ये हो गया इसका वर्णन। इसमें उन्होंने बताया नहीं कितने भवन है, इनके कितने भवन है, क्योंकि तो क्या असंख्यात की संख्या में, असंख्यात जगह इन्होंने, जगह जगह इन्होंने भवनपुर आवास पाए जाते हैं, इसलिए संख्या कहीं
पढ़ने में मिली नहीं कि व्यंतरों के कितने भवन है। हाँ, भवन वासियों के कितने भवन है, तो 7,72,00,000, एक एक में एक एक जन चित्यालय है। 458 मध्यलोक में थे, इस प्रकार ऊपर देखे तो 84,00,000 है ना, तो ये हो गया पूरा। 7,72,00,000 सुभवन जिन पाताल में, मध्यलोक में 458 शब्द जो अघम अगटाल के, अब लग 84 सहस्त्रत्यानुतेई सूक हैं। सब संख्य व्यंतर ज्योतिष व्यंतरालय सब जो जो मनोचट हैं, तो ऐसा ना वो अपन ने देखा ना, व्यंतर और ज्योतिष तो असंख्य हैं। भुवनवासी के 7,72,00,000 हैं, मध्यलोक में 458 हैं, और ऊपर में 84,97,000 जो भी संख्या है, इतने हैं क्या, जिन चैत्यालय, उसका अर्घ था ये। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, लोक की रचना का वर्णन आज पूरा होता है। कल से थोड़ी सी भावना का वर्णन शेष बचा है। लोक भावना में आपको कोई प्रश्न हो तो आप कल लेके आइएगा, फिर ये मेरे ख्याल से कल लोक भावना अपनी समाप्त हो जाएगी। अब पढ़ेंगे इसके बाद पूरी दुर्लभ भावना। इतनी करते हैं आज। स्याद्वादने षट द्रव्य गुण परयाय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।